बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिसर्च मेथड्स के हवाले से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे ख़्याल में पेडागोजी में कॉग्निशन और डेवलपमेंट के बाद जो है वो अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक कोई है तो वो यही रिसर्च मेथड है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। इनकी जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनमें, तो इनको आपने बड़े गौर से सुनना है, तो इंशाल्लाह आपको किसी एग्ज़ाम में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। मकसद के लिहाज से रिसर्च की कौन सी टाइप है, तो वो है ये तीनों है। बेसिक रिसर्च भी है, एक्शन रिसर्च भी है और अप्लाइड रिसर्च भी है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड। मेथड के लिहाज से जो है रिसर्च की कौन सी टाइप है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज कॉल्ड। यानी वो रिसर्च जिसमें थ्योरीज डेवलप करने के मतलब डिस्कस किया जाए, तो वो कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है बेसिक रिसर्च। और द रिसर्च कंसर्न विद द यूज आर टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। यानी वो रिसर्च जो थ्योरीज हैं, तो उनको बनाने में, उनके इस्तेमाल करने में, उनके टेस्ट करने में जो रिसर्च मेथड यूज़ होता है, तो उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। और नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम। वो रिसर्च जो क्लासरूम के मसाइल तक महदूद हो, तो वो कौन सी रिसर्च कहलाती है, वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। तो द रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। वो रिसर्च जो कि माजी के जो वाक़यात हादसात हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए की जाए, तो वो रिसर्च कौन सी कहलाती है, तो वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यानी वो रिसर्च जिसमें किसी भी सब्जेक्ट का जो करंट पोजीशन है उसके मुतालिक जो रिसर्च की जाए, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आज़ाद मुतगय्यरा है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो असर होता है, तो उसको स्टडी किया जाता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। और नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन। तनकीद जो है वो एक अहम हिस्सा है किसमें, हिस्टोरिकल रिसर्च में। और रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप्स इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। यानी जो रैंडमली तौर पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं, तो ये किस रिसर्च की ख़ासियत है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। रैंडमली कहते हैं जिसमें हर बंदे को सिलेक्ट होने के इक्वल जो है वो चांसेस हों, उसको रैंडमली कहते हैं। और नेक्स्ट है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश्ड इन। वजह और उसका असर, यानी काज और इफेक्ट जो होते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है ये कहाँ इस्टेब्लिश होता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। कंट्रोल ग्रुप इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ। कंट्रोल ग्रुप किसकी खासियत है, तो ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, यानी तजर्बाती जो रिसर्च है उसकी ये खासियत है। नेक्स्ट है डेटा इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इन। डेटा कलेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चनेयर के ज़रिए सवालनामा भेजा जाता है, या इंटरव्यू के ज़रिए, या जो है वो लाइव मुशाहिदे के ज़रिए जो है वो देख कर जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन के मुतालिक। तो ये क्या कहलाया जाता है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज़ नेसेसरी इन। यानी कोई मफरूज़े हैं उनको डेवलप करना और उनको टेस्ट करना ये ज़रूरी होता है किस में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। A tentative explanation of a phenomenon or event is। एक कोई भी वाक़या है या फिनोमिना है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है आर्जी तौर पर, तो ये क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाता है, यानी मफरूज़ा। और नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़। रिसर्च प्रॉब्लम की जो अहम खासियत है वो क्या है, तो ये तीनों है। नावल मतलब नया होता है, और उसके अलावा रिसर्चेबल भी होता है, और सिग्निफिकेंट अहम भी होता है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस विच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज।
और वो मफरूज़ा जो दो वेरिएबल्स के दरमियान मतलब दो मुतग़यरों के दरमियान जो है ना ताल्लुक कोई भी ताल्लुक नहीं बताता है, यानी उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है करके ज़ाहिर करता है, तो ये वाला हाइपोथेसिस नल और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस विच स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और वो हाइपोथेसिस जो कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है, तो ये कौन सा हाइपोथेसिस कहलाता है? ये रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है। और नेक्स्ट है द ग्रुप सिलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च इज, यानी वो ग्रुप जो कि किसी भी रिसर्च के लिए, यानी आबादी है एक यूनिवर्स है, उसको आम जो आबादी है उसको यूनिवर्स भी कहते हैं, तो उस यूनिवर्स से आप का एक मखसूस जो एरिया होता है, तो जिसमें आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सिलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन, और उसी पॉपुलेशन में से जो इनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है, जो उनका जो उन जिनमें आम पॉपुलेशन की जो खासियात होती हैं, तो उसमें से आप फॉर एग्जांपल 1000 लोगों में से आप जो है वो ना 50 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जो सेम उनकी जो खासियात होती हैं इंटरव्यू के लिए या क्वेश्चनर के लिए या कुछ इस तरह के रिसर्च के लिए, तो पॉपुलेशन से जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन इज, हाँ, तो वही हुआ कि एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को जो है वो पॉपुलेशन से सिलेक्ट करना क्या कहलाता है? सैम्पलिंग कहलाता है। नेक्स्ट आ गया आपका द मिनिमम साइज ऑफ ए सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है तजुर्बात तहकीक, उसमें जो सैंपल है उसका कम से कम साइज़ क्या होता है? 15 पर ग्रुप, हर ग्रुप से जो है ना 15 और 15%। नेक्स्ट आ गया आपका सैम्पलिंग इन विच ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इज, यानी सैम्पलिंग का वो तरीका जिसमें तमाम जो लोग हैं उनको सिलेक्शन के बराबर के चांसेस हों, तो उसको रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन ए सैंपल एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन हो एक सेम तादाद में जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनका एक किसी सैंपल में, तो एज दे एग्जिस्ट इन पॉपुलेशन, जैसे ही वो आबादी में रहते हैं, जो उनकी आबादी के हिसाब से उनकी जो सिलेक्शन होती है, तो ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। आपकी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, मेल फीमेल, फिर अगर रिलीजियस हवाले से देखें मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वगैरह, तो उनको उनके तादाद के मुताबिक जो है उनके अफराद को इसके लिए रिसर्च के लिए सिलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल आर सिलेक्टेड, यानी वो सैम्पलिंग जिसमें इनफरादी लोगों के बजाय जो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये वाली कौन सी सैम्पलिंग कहलाती है? क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। और नेक्स्ट आ गया आपका द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल या सीक्वेंस इज, तो यानी वो सैम्पलिंग की वो किस्म जिसमें जो है लोगों को सिलेक्ट किया जाता है एक ख़ास वक्फे के बाद या सीक्वेंस के बाद, तो ये क्या कहलाती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1 से 1000 तक, तो आप क्या करते हैं? हर जो है वो 20वां नंबर जो है वो आप सिलेक्ट करते हैं, तो 20, 40, 60 आपका ये जो नंबर है, तो ये इस तरह सिलेक्ट करने को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और द मिनिमम सैम्पल साइज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो मिनिमम साइज जो होता है, कम से कम साइज जो है वो 20% ऑफ पॉपुलेशन होता है। और प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वीकनेस इज, यानी जो जिस चीज़ को टूल के तौर पर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में, तो उसके एडवांस में जो आप टेस्ट करते हैं उसको कि इसकी जो कमज़ोरी वगैरह है वो डिटेक्ट हो जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये पायलट टेस्ट कहलाता है। और अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर इज कॉल्ड,
तो एरिथमेटिक जो एवरेज है किसी भी कुछ जो स्कोर्स हैं उनकी, तो वो क्या कहलाती है, मीन कहलाती है। और नेक्स्ट है व्हाट इज मिड पॉइंट ऑफ स्कोर्स कॉल्ड। यानी स्कोर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनमें से जो दरमियान वाला पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो मालूम करना क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। और जो मीन आपको ऊपर जो बताया, तो ये मीन का मेथड यही है कि आपके पास जितने भी स्कोर्स हैं उनको आप जमा करें, ऐड करें, उसके बाद जो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितने अदद थे आपके पास, तो उसके साथ डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो उसका मीन हो जाएगा। और जो आपके पास क्या नाम है, ये जो मिड पॉइंट है, तो मेरे ख्याल में आगे भी एग्जांपल्स होंगी, तो मैं उसी से समझाता हूँ आपको। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं। द स्कोर दैट इज़ अटेंड बाय मोर सब्जेक्ट देन एनी अदर स्कोर्स। यानी वो ऐसा स्कोर जो कि सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया हो किसी भी स्टेटमेंट में, तो वो क्या कहलाता है, मार्ट कहलाता है। अब इनकी आगे एग्जांपल्स, अब ये देखें कि द मीन ऑफ स्कोर्स, ये जो स्कोर्स हैं आपके सामने 1 2 3 4 5, तो इसकी मीन क्या है, 3 है। अब कैसे मालूम किया इन्होंने, पहले इनको ऐड किया, 1 2 3 4 5, इन सब को अगर ऐड करें तो ये इसका आंसर आएगा आपका 15। अब 15 को डिवाइड किया किससे, 5 के साथ, क्योंकि ये नंबर कितने 5 है, 5 के साथ डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 3 आंसर। तो मीन ऐसे ही मालूम करते हैं हर जगह। और नेक्स्ट आ गया आपका मीडियन। मीडियन जो है वो उसको मालूम करने का तरीका ये है कि आप पहले फॉर एग्जांपल ये जो डेटा लिखा हुआ है 11 14 5 7 8, इसको आप तरतीब से लिखेंगे कि जो सबसे छोटी रकम है उसको पहले लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 5 7 8, अच्छा 10, इस तरह करके लिखेंगे। फिर उसमें आप अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो नंबर्स हैं अगर वो इवन है, मतलब जुफ्त हैं, तो उनमें आप क्या करेंगे, जो दरमियान वाले जो दो हैं उनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जमा करके तकसीम करेंगे, किससे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो जो आंसर आएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। और अगर क्या नाम है, अगर आड में है ये वाली जो सीरीज़ है, जो है ना वो ताक अदद हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो दरमियान वाला जो होगा वो जाहिर बात है वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये मेथड है। तो इसका मीडियन, इस स्टेटमेंट में मीडियन क्या है, 11 है। और नेक्स्ट है मार्ड ऑफ द स्कोर। ये तो इजी है कि इसमें जो ज़्यादा बार दोहराया गया है, फॉर एग्जाम्पल इधर आप देखें तो ये 4 जो है वो डबल है, 4, हाँ 3 दफ़ा जो है वो 4 को दोहराया गया है। ये 43 नहीं बल्कि इसके बीच में कामा है, ये 4 अलग है, तो इसलिए फिर ये क्या है, 4 सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया, तो इसलिए 4 इसका मार्ड है इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट आ गया, हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ ए रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट के कितने हिस्से होते हैं, तो राइट आंसर है 3। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट का पहला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रिलिमिनरी पेजेस कहलाते हैं। और नेक्स्ट है द मिडिल पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट का मिडिल पार्ट क्या कहलाता है, मेन बॉडी कहलाता है। और लास्ट पोर्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज अपेंडिसेस या अपेंडिक्सिस कहलाता है। तो जो आखिरी जो पोर्शन होता है रिपोर्ट का, तो वो अपेंडिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट आ गया आपका बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसकी बुनियाद किस चीज़ पर है, हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े पर है। हाइपोथेसिस से रिसर्च शुरू की जाती है, फिर आगे जाके फिर थ्योरी बन जाती है लास्ट में उसकी वेरिफिकेशन के बाद। तो ये रिसर्च का एक प्रोसेस है, क्या नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग एमफिल में या आपके मास्टर में जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेट का बेसिकली ये है स्टेट के मुतालिक, लेकिन एजुकेशन में इसका रिसर्च में आपको बहुत काम देता है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च बाय टाइप आर। रिसर्च टाइप के हवाले से रिसर्च की जो है ना एग्जांपल क्या है, तो बेसिक एंड अप्लाइड, ये दो किस्म की हैं। और नेक्स्ट आ गया आपका रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम। रिसर्च स्टडी कहाँ से स्टार्ट होती है, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, कोई मसला या कोई इशू जो है ना उसको फाइंड करने से स्टार्ट होती है। रैंडम सैम्पलिंग इज नेसेसरी एंड, रैंडम सैम्पलिंग जो है वो ज़रूरी है किसके लिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए, तजुर्बाती तहकीक के लिए। और द इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम। इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं।
ये ना पहले फॉर एग्जांपल रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी एग्जांपल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये कहलाता है इंडक्टिव मेथड। और नीचे जो है इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव मेथड में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पे बच्चों को आसान चीज़ें बताते हैं, एग्जांपल्स बताते हैं, उसके बाद फिर रूल्स वगैरह बताते हैं। तो ये डिडक्टिव मेथड हो गया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च? एजुकेशनल रिसर्च की क्या अहमियत है? तो ये सारी इसकी अहमियत में चीज़ें शामिल हैं। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डू चिल्ड्रन लर्न। तो ये सब चीज़ें इसकी बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आ गया आपका हाउ कैन एजुकेशनल रिसर्च बी यूजफुल फॉर टीचर्स। एजुकेशनल रिसर्च जो है ना वो टीचरों के लिए कैसे मुफीद हो सकती है? तो इट कैन इम्प्रूव मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स। तो ये जो टीचर्स हैं उनके जो ये तालीमी जो मसाइल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए उनके जो मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करती है, बेहतर कर देती है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स हिस्टोरिकल रिसर्च कैन फाइंड। व्हाट टाइप ऑफ रिमेन्स यानी जो हिस्टोरिकल या तारीखी जो तहकीक होती है तो वो किस तरह की बाक़ियात को रिसर्च करती है? तो वो है इन सब तरह की, फॉर एग्जांपल फिजिकल भी हो, हार्ड रिटन भी हो और प्रिंटेड, इन सब चीज़ों को क्या करती है अपने रिसर्च में शामिल करती है। हाउ कैन डेटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेटा को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है? तो ये है क्वान्टिटेटिवली। तो यानी क्वान्टिटेटिवली मतलब नंबर्स में, स्कोर्स में उसको बताया जाता है। और नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज़ इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में जो है वो सर्वे स्टडीज़ की कौन सी टाइप होती है? तो वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप। नेक्स्ट आ गया विच वन इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। दरअसल में से कौन स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है? तो मैं ये मैनी पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस इन देयर सोशल इंस्टीट्यूशन, कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने सोशल जो इदारे हैं उनमें तब्दीली एक्सेप्ट करते हैं, करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है वाई प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फॉर स्टडी। क्यों जो है वो एक प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है किसी भी इंडिविजुअल की सिलेक्शन के लिए स्टडी में? तो टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल, कि हम सैम्पलिंग में जो है वो बहुत बड़ी हद तक जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव जो मुनासिब जो है उसको आगे रिप्रेजेंट करने वाला हो, ग्रुप हो, तो उसको हासिल करने के लिए ये तरीका हम यूज़ करते हैं, ये टेक्निक। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। इस पर मज़ीद भी दो वीडियोज़ और बनेगी, तो उनको देखिएगा। इंशाल्लाह रिसर्च के मतलब आपका इशू ख़त्म हो जाएगा। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।